सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी को पढ़ाई बहुत शानदार, जिंदाबाद, जानदार, जबरदस्त चल रही होगी और आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज फिर से आप इस क्लास को देख रहे हैं, जिस क्लास में आज हम समझने वाले हैं वैदिक काल्स। वैदिक काल पढ़ रहे थे हमने, ऋग वैदिक काल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसकी पिछली क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। 1500 से 600 ईसा पूर्व थी, कितनी थी ऋग वैदिक काल, कितनी थी? 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व मानी जाती। हमने सभी चीजों के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हुई है, और हम इस क्लास में संपूर्ण वेद, वेदांग और सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, स्मृत, दर्शन, संपूर्ण विषयों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे और समझेंगे, और प्रत्येक एक हर एक कंक्लूजन्स को समझते हुए चलेंगे, जो कि समझेंगे कि जो ऐतिहासिक घटनाएं रही उस समय, जो हमें वैदिक नवीन संस्कृति में जब हम पढ़ते हैं तो जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं, इन्हीं ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। और आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप हमसे इसी तरह की जीएस पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें दोस्तों, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल ये वो काल था जिस समय ऋग वैदिक काल का ही क्या हुआ था दोस्तों, परिवर्तन होता है। किसमें? जो वेद थे, वेद टोटल कितने थे? चार थे, चार वेद थे। पहले क्या एक ही वेद था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही चार वेद टूटते हैं, जिनमें हम पढ़ते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और हमारा होता है ऋग्वेद। ठीक है, तो सबके बारे में पढ़ने का चलते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल अगर बात करें तो कितना है? 1000 ईसा पूर्व से कितना था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये 1500 जो 1000 आप दिख रहा होगा, ये टोटल पूर्व वैदिक काल से लगा करके। ठीक है, टोटल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ पे ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहले इसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को समझने का प्रयास करते हैं। जियोग्राफिकल क्षेत्र की बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में भी जियोग्राफिकल क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, आज की क्लास में भी हम इन चीजों के बारे में समझेंगे। माना जाता है कि आर्य जो आए थे, आर्य आर्य जब आए, पंजाब से आगे बढ़कर कहा? हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा यमुना, तो आप बिहार तक। अगर मैं आपको बता दूं तो हमारी जो गंगा है, जहां से हमारी ये गंगा निकलती है, ठीक है, ये गंगा है और ये यमुना नदी है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो जो ये यूपी वाला क्षेत्र है, ये यूपी वाला क्षेत्र और ये बिहार वाला क्षेत्र, ये धीरे धीरे हरियाणा और पंजाब को से होते हुए कहा? इन क्षेत्रों में भी फैलने लगे थे। इन क्षेत्रों में भी अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इन क्षेत्रों पर भी ये आकर के बसने लगे थे। नदियों में गंगा का इनका महत्व बढ़ गया। गंगा को एक पवित्र नदी मानने लगे थे। गंगा रिवर जो थी, गंगा रिवर्स, यहाँ पे इंडिया का नक्शा मैं आपको गंगा रिवर जो थी, आपको पता है गंगा गोत्री रिवर से निकलती है। तो गंगा नदी इनके लिए जो थी ना, वो महत्वपूर्ण नदी हो चुकी थी। ठीक है, गंगा नदी को ये लोग अब एक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानने लगे थे, और घने जंगलों की साफ सफाई करके कृषि का विस्तार करने लगे, और लोहे के उपयोग में ये संभव हो सके। लोहा का उपयोग जान गए, लोहा इस समय उगने लगा था, और ये लोग उगने का मतलब एक तरफ ये लोहे की खोज हो चुकी थी। लौह युगीन सभ्यता का निर्माण इन्होंने शुरू कर दिया था। हाँ, ये लोग कृषि का विस्तार तेजी से किए, जंगलों की साफ सफाई करने के बाद खेती बाड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि आपको पता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यही पाया गया था कि यहाँ के लोग जो है कृषि को बढ़ावा देने लगे थे। ठीक है, कृषि को तेजी से बढ़ावा दे रहे थे,
और खेती बाड़ी पे ये लोग बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके थे। ठीक है, इसी उत्तर वैदिक काल में जो वेद हैं, टोटल वेद कितने हैं? तो 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यजुर्वेद, सामवेद में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके दर्शन, अर्णक के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ज्योग्राफिकल एरिया आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा उत्तर भारत था, उत्तर भारत में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा यमुना का दोआब। दोस्तों, अगर आपको दोआब ना समझ में आता हो तो मैं दोआब आपको समझाने का प्रयास करूं। दोआब होता है दो नदियों के बीच का जैसे यहां से एक गंगा नदी निकली है और यहां से क्या निकली है? यमुना नदी, और यहां जाकर के प्रयागराज में मिल जाती है और आगे बढ़। तो इस वाले क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र है नदी के, इसे कहते हैं दोआब। इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? अब आइए समझते हैं कि अब यहाँ के लोगों का समाज कैसा था आखिर। जो जैसे कि हम ऋग्वैदिक काल में समझते हैं, वेद तो आपको याद रखिए, इतना याद रखिए कि वेद हमारे कितने, चार चार वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब आते हैं समाज। समाज मतलब सामाजिक स्थिति कैसी थी? सामाजिक स्थिति आप लोगों को मैंने ऋग्वेद में पढ़ाया था। ऋग्वेद में मैंने पढ़ाया था कि 10वें मंडल में, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। 10वें मंडल में 10वां जो स्थान है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में वहां पर दिया गया। वहां पर जो दोस्तों वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी? वहां पर वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार, किसके? कर्म के आधार पर। हमने समझा था कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था यहाँ थी, यहाँ कठोर और जन्म आधारित हो जाती। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब कैसे हो गई थी? अब जन्म के आधार पर हो गई थी और कठोर हो गई थी। मतलब अगर आपको ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाना है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा। जैसा आज भी हमारे वर्तमान भारत में भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे तो आप ब्राह्मण जाति में होंगे, आप ब्राह्मण वर्ण में होंगे। अगर आप क्षत्रिय में हैं तो क्षत्रिय में होंगे, अगर आप वैश्य में जन्म लेते हैं तो वैश्य होंगे, और अगर आप शूद्र शूद्र वर्ण में अगर जन्म लेते हैं तो ये आप शूद्र वर्ण व्यवस्था के अंदर आप। लेकिन दोस्तों इसका ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल आया, जब उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में वेदों को तोड़ा मरोड़ा गया, वेदों को बहुत अपडेट किया गया। ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमको। जी हाँ, इतिहासकारों ने जब इन सब चीजों की खोज की तो उनको बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले जिनसे वो अचंभा पड़ गए कि ये कैसे हुआ। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी, लेकिन अब वर्ण व्यवस्था जो बन गई वो अब किसके आधार पर हो गई थी? जन्म के आधार पर। मतलब अब ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र होगा। लेकिन पहले मैंने इसका डिफरेंस बताया था। मैंने बताया था कि अगर एक पिता है, एक फादर है, फादर, और अगर एक फादर के चार पुत्र हैं, चार पुत्र हैं, चार पुत्र हैं, तो पहले क्या होता था कि अगर पहला बेटा पढ़ लिख गया है, ज्ञानी हो गया है, तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। अगर दूसरा पुत्र बलवान है, थोड़ा बॉडी में बिल्डिंग ज्यादा करता है, लड़ने वड़ने में ज्यादा, तो क्षत्रिय हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। कर्म के आधार पर, किसके? कर्मा, कर्म के आधार पर। लेकिन लेकिन इस वर्ण व्यवस्था का जो उत्तर वैदिक काल में आया, उत्तर वैदिक काल पे सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर, जातियों के आधार पर बांटा गया। वही भारत में आज भी लागू है। और वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों में बहुत सारी जो ब्राह्मण लोग थे, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण ब्राह्मण क्या करते थे? यज्ञ करते थे और शिक्षा देते थे, गुरु कहलाते थे, गुरु। ठीक है, लेकिन क्षत्रिय क्या करते थे? वो शासन और सैन्य, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। वैश्य कृषि पशुपालन और व्यापार करते थे, शूद्र सेवा कार्य करते थे। लेकिन ये सिर्फ वर्ण व्यवस्था कहां पे आई दोस्तों? ये वर्ण व्यवस्था दोस्तों उत्तर वैदिक काल में थोप दी गई। सामाजिक सामाजिक असमानता बढ़ी। सामाजिक असमानता कैसे बढ़ी आपको मैं बताता हूं। आज के टाइम पे अगर आपको अनटचेबिलिटी न दिखती होगी, छुआछूत, भेदभाव, तो दोस्तों ऐसा माना जाता था हमारे भारत में आजादी के पहले भारत में जब हमारा इंडिया
भारत क्या था? भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, भारतीय संविधान जैसी चीज नहीं थी, और डॉक्टर अंबेडकर जो है इन्हीं सब चीजों से झेले हुए हैं। उनके समय पे छुआछूत भेदभाव बहुत होता था, तो सामाजिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी। मैं अच्छा यहाँ पर क्यों ऐसी बातें ना करूं, क्योंकि हमारे भारत समाज में हमारी जो व्यवस्थाएं थी, समाज में सोसाइटी थी, वो सारी व्यवस्था कहाँ से आई? यहीं से तो आई। ब्राह्मणों के गलों में, मतलब जो शूद्रों के गलों में क्या किया जाता था? मटकल मटकल लादते थे, ठीक है, और पीछे झाड़ू लगा करके चलते थे। मतलब ये ऐसी व्यवस्थाएं थी उस समय, और 4 प्रकार से वर्ण व्यवस्थाओं को बाँट गया था, और वो भी जन्म के आधार पर। समझ रहे हैं? कर्म कोई ही नहीं है। आप जैसे भी कर्म करते हैं, आपका जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हुआ तो क्षत्रिय कुल में हुआ तो आप बस वही कहलाएँ। ये सोशल कंस्ट्रक्शन एंड वर्ण व्यवस्था का उद्भव था दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक है? आप समझते हैं कि इस समय पर क्या पारिवारिक स्थिति और स्त्रियों की क्या दशा थी? ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिला जो थी, महिला, स्त्री, स्त्रियों की जो स्थिति वो थी, वो ऋग वैदिक काल में बहुत अच्छी थी। क्यों मानी गई अच्छी? क्योंकि उस समय मातृसत्तात्मक था, और इस समय क्या हो गया था? पितृसत्तात्मक अधिकार ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है? परिवार में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उस समय की? अगर मैं बात करूं, ऋग वैदिक काल की बात करूं, तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं को में क्या था कि पढ़ने की, लिखने की, सभा करने की, बोलने की सारे अधिकार प्राप्त थे। इस समय क्या था? पिता का अधिकार बढ़ गया, पितृसत्तात्मक समान हो गया, स्त्रियों की स्थिति कमजोर हुई। इस समय क्या किया गया कि स्त्रियों की स्थिति में बहुत कमजोरी आई। मतलब ऐसे माने जाते हैं कि जो जब इतिहासकार पढ़ रहे थे या इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ऋग वैदिक के अकॉर्डिंग्स जो है, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी असमानताएं देखने को मिली। महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, एजुकेशन में लेकर के बहुत सारे परिवर्तन हुए। सभा समिति में भाग कम लेने लगी महिलाएं, एजुकेशन से वंचित किया गया, एजुकेशन से वंचित किया गया, और जो ग्रंथ थे उनमें परिवर्तन करके कुछ ग्रंथों में ये लिखा कि महिलाएं सिर्फ काम काज करने के लिए ही बनी है, और उनका सिर्फ काम है मर्द को देख रेख करना और मर्द के साथ ही रहना, बाकी उनको ये सारी चीजों से उठा दिया। उपनयन संस्कार समिति, बाल विवाह, छोटी छोटी उम्र में बच्चियों के विवाह कर देना, 14 साल, 12 साल, 14 साल और 12 साल की उम्र में, जिसमें एक बच्चा सिर्फ आज के टाइम पे 8वीं क्लास या तो 10वीं क्लास में होता है, उस समय पर बच्चों की शादियां हो जाती थी। समझ रहे हैं? बाल विवाह, दहेज प्रथाएं दिखने लगी। दहेज, अगर शादी होती तो दहेज मांगा जाता, और आज भी हमारे भारत में दहेज सबसे बड़ा कड़वा है। एक पिता जो है, पिता अगर अपनी पुत्री की विवाह करता है, तो इस बात में वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूंगा, क्योंकि आज के टाइम पर दहेज प्रथा भी सबसे बड़ा एक, ये हमारे समाज ने इतिहास में ही दे रखा है। देखो दोस्तों, ठीक है, दहेज प्रथाओं की रीति रिवाज बढ़े, लोगों ने दहेज मांगना शुरू किया। लेकिन पहले तो ये थी, यहाँ पर देखिए स्त्री का जो अधिकार क्षेत्र है वो कम कर दिया गया, लेकिन ऐसा ऋग्वैदिक काल में नहीं था। स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ पुरुष की सेवा के लिए लगाया गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुरुष की सेवा होंगी। और हमारे समाज में स्त्रियों को, वो अगर किसी भी चाहे वो ब्राह्मण कुल की महिला रही हो, चाहे क्षत्रिय कुल की महिला रही हो, चाहे वैश्य कुल की महिला रही हो, या शूद्र कुल की, उनको अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया, और बाल विवाह होना शुरू हो गए थे। दहेज प्रथा जैसी प्रथाएं दिखने लगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया? तो समझ में रखिएगा दोस्तों कि इस समय का जो परिवार और स्त्रियों की स्थिति थी, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत नीच हो चुकी थी। मतलब अब महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती हो रही थी। ठीक है, समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था में वहां पे हम समझ रहे थे कि राजा का जो जो
वंश था वो राजा का अधिकार, जैसे कोई राजा किसी क्षेत्र अधिकार का राजा था, तो राजा वहां पर वंशानुगत नहीं थे ऋग वैदिक काल में, अकॉर्डिंग टू द उत्तर वैदिक का। अब यहाँ पर राजा की शक्ति बढ़ गई थी, राजा अब वंशानुगत बनने लगा था। मतलब अगर राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र फिर से राजा गद्दी में बैठेगा, राजा का पुत्र दो पुत्र हुए तो फिर वो राजा गद्दी पर बैठेगा। मतलब अब ताज सिर्फ एक ही पास था, एक ही लोग के इंसान के पास था, और वही शासन चलाता था। स्थायी सेना अधिकारियों का विकास होना धीरे धीरे, वैदिक युग में राजनीतिक संगठन और सभा समितियों में प्रशासनिक पद राजा राजा नहीं होते थे, पुरोहित यज्ञ और धर्म के विशेषज्ञ थे। सेनानी जो है सेना प्रमुख बने, और निष्कृष्ट ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में रहते थे। कर प्रणाली जो था, कर वसूलने की शुरुआत होने लगी। बलि भाग और शुक्ल, मतलब शुल्क लिखा है, और राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। जो कर पहले लिया जाता था सिर्फ और बलि कर लिया जाता था, कहे पे ऋग वैदिक काल पे। लेकिन इस समय क्या था, कर में अभी भी बल लिया जाता था, बलि भाग और भी कुछ टैक्स बढ़ा दिए गए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो राजा की शक्तियां इस समय बढ़ चुकी थी, और स्थायी सेना और अधिकारियों का भी विकास हो चुका था। प्रशासनिक पद राजन राजा होते थे। पुरोहित पुरोहित का कार्य क्या था, यज्ञ करवाना। ठीक है, यज्ञ करवा करके क्या करना, राजा महाराजाओं के यहाँ रहना और यज्ञ करवाना। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स इस समय कैसी थी, इकोनॉमिक्स की व्यवस्था जो देख समझे, कृषि का विकास हुआ। अब हल के लिए लोहे कृषक हल का उपयोग करने लगे थे। ठीक है, और कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया। उस समय के लोग भी कृषि कृषि जो एक क्षेत्र था, कृषि खेती करना, और जंगलों को सफा करके खेती, उपजाऊ मिट्टी बना करके कृषि फसलों को अब उजागर करना, और खेती में नई नई फसलों को उगाना। भूमि स्वामित्व की अवधारणा विकसित हुई। इस समय का समाज भूमि भूमि स्वामित्व की अवधारणा बढ़ गई। व्यापार में व्यापार आंतरिक व्यापारी बाहरी व्यापार बढ़ा। अब क्या होता कि मार्केट लगती, और मार्केट जो है आंतरिक और बाहरी भी होने लगा था। और मुद्रा का उपयोग निष्ठ और शतमान जैसी मुद्राएं धातुएं बनाई गई। व्यवसाय वही कृषि पशुपालन हथकरघा धातु कलाई कई कुम्हार। अब मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे, जो आपको दिख रहे होंगे, मिट्टी के बर्तन इस तरह के बना करके मार्केट में सेल करना, ये भी एक तरह का व्यवसाय था। व्यवसाय, क्या दोस्तों क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म, रिलीजियस की बात करें तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि धर्म, हाँ उस समय के लोग धर्म जो मानते थे, वो लोग कर्म कांड और यज्ञ नहीं करते थे। मतलब ऐसे कर्म कांड यज्ञ करते थे, और किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। उपासक थे, इंद्र सूर्य पृथ्वी चंद्रमा और भी मतलब कई देवताओं की पूजा उनको मान के करते थे। लेकिन अब क्या होने लगे थे, कर्म कांड और यज्ञ होने लगे थे। यज्ञों की संख्या और जटिलता बढ़ी, ब्राह्मणों का अभाव सर्वोच्च हो गया, और धर्म कर्मकांड प्रधान हो गया। कोई भी आज भी हमारे भारत में अगर आप एक दुकान भी खोलने जाते हैं ना, अगर आप एक दुकान खुलवाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, पूजा करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? वही कर्तव्य पढ़ चुके थे। ठीक है, उपनिषद और दर्शन, आध्यात्मिक ग्रंथ उपनिषद लिखे गए। ब्रह्म आत्मा कर्म मोक्ष जैसी अवधारणाएं विकसित। मतलब लोगों के अंदर ये अवधारणा कि देखिए, अगर आपको इस मानव जन्म से क्या लेना है, मोक्ष लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको भगवान की शरण में जाना होगा, और भौतिकवाद से हटकर अब आत्मज्ञान पर देने लगे। भौतिकवाद क्या है, भौतिकवाद दोस्तों ये होता है कि मतलब आप जो है अपने काम करते रहिए, और भगवान को स्मरण करते रहिए कहीं भी, लेकिन अब आत्मज्ञान अंतरात्मा ज्ञान को बढ़ाने के लिए देवता, वही इंद्र अग्नि का महत्व कम हो गया। अब लोग जो है इंद्र और अग्नि की पूजा नहीं करते थे, अब किसकी पूजा करते थे, प्रजापति विष्णु और रुद्र से करने लगे। प्रजापति कौन है, देखो मैं थोड़ा सा कुछ देवताओं की बात बताता हूँ आपको। देवता ये आपको जो दिख रहे होंगे, प्रजापति
विष्णु और भगवान शिव, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, ठीक है। तो ये वैदिक काल के पूजे जाने वाले हिंदू देवता हैं, ठीक है। तो इन देवताओं की क्या होने लगी, पूजा प्रमुख होने लगी, ठीक है ना। ये कौन कौन, प्रजापति, विष्णु, रुद्र शिव, रुद्र शिव, रुद्र शिव, ठीक है। तो प्रमुख इनके क्या थे, हो गए देवता, हो गए, इनकी पूजा पाठ शुरू कर दिए थे, ठीक है। क्या क्लियर है। साहित्य और ग्रंथ की बात करें तो साहित्य और ग्रंथ भी इस समय लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ व्याख्या और अरण्यक वनवासियों का चिंतन, और उपनिषद जो है वो दर्शन कहलाते। श्रुति और स्मृति साहित्य की नींव रखने वाले थे। श्रुति ने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आइए थोड़ा सा कुछ ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा इनकी परिभाषा दीजिए। तो समझते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या। ये वेदों से संबंधित गद्य रचनाएं होती हैं और इनका उद्देश्य यज्ञों यज्ञों की विधि और नियम और महत्व को समझना है। समझ में आई बात। मतलब ब्राह्मण जो ग्रंथ थे, ग्रंथों के अंदर ही जो गद्य, वो यज्ञों की विधि और नियमों का महत्व रखते थे। मतलब जो ग्रंथों के अंदर, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, उनमें क्या था, उनपे ये सारी चीजें, ये वेदों के कर्म कांड और भाग के प्रतिनिधित्व करते थे। और भाषा से बहुत सरल वैदिक संस्कृति, प्राचीन भाषा थी। इनका काल जो है उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व, वो बता ही दिया कि कुछ विशेषताएं थी। मुख्य विशेषता समझते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषता यह थी कि यज्ञों की विस्तृत व्याख्या थी। अब अगर मान लीजिए यज्ञ यज्ञ किया जा रहा है, तो यज्ञ में कौन कौन से क्या क्या ऐसे नियम है, वो सारे इस ग्रंथ में लिखे होते थे और उनको मानना पड़ता था और उनको मान करके यज्ञ किया जाता। कितने बार ओ स्वाहा स्वाहा बोलना पड़ता ना, ठीक है। आप लोगों ने किया होगा। मंत्रों के अर्थ, व्याख्या और का प्रयोग का वर्णन करना, सामाजिक धार्मिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम रखे गए और वेदों और यज्ञों के बीच का पुल कार्य किया गया। और ब्राह्मण पुरोहितों के प्रभाव का विस्तार, कांड प्रधान धार्मिक व्यवस्था हो गई। अब यहाँ के लोग कर्म कांडों, जो जो कर्म कांड थे वो प्रधान थे। मतलब धार्मिक व्यवस्था थी। अगर आपको दुकान खुलवानी है तो ब्राह्मण जी को लाना पड़ेगा, दुकान की पूजा पाठ करा करके अपनी दुकान को ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें व्यवस्था, ऐसा माना गया। ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये ऐसी ग्रंथों में हमको मिली हैं, आज भी ये लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर। चारों वेदों से संबंधित कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आइए उनको समझते हैं। ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथ पहला है ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा, ऐतरेय, 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 ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या चीजें लिखी हैं, यज्ञ विधि। इसमें अगर आप यज्ञ यज्ञ अगर कोई पंडित जी आएंगे, अगर यज्ञ करवा रहे हो, ठीक है, तो यज्ञ करवाने में जो भी सारी व्यवस्थाएं लगती हैं, वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। इंद्र और विष्णु की कथाएं इसी में है। ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद इससे ही जुड़े हैं। ऐतरेय ये वाले, इस वाले ग्रंथ से, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों, इसमें आपको यज्ञ विधि लिखी गई है। कौशिक ब्राह्मण, कौशिक ब्राह्मण में इसमें भी क्या है, सोम यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, आप जहां पढ़ते हैं इनको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा नोट्स, और स्क्रीनशॉट करके अपने जहां पढ़ते वहां पर रख लीजिए। इनको बस आप इतना ही याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है। कौशिकी है ना, कौशिकी ब्राह्मण में कौन कौन सी सोम यज्ञ पूछ लेता है, अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। कई बार ये अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, बीएमबी, रेलवे, ठीक है। सामवेद के समझते हैं, तो ये तो हमने ऋग्वेद में समझ लिया। ऋग्वेदिक दो है, ऋग्वेदी याद रखिएगा। ऋग्वेद में दो दो तरह के ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से, ऐतरेय और कौशिक। सामवेद में भी ऐसे हैं, पंचविश तांडव ब्राह्मण, पंचविश तांडव, इसमें 25 अध्याय हैं
और गान विधि और समागान के लिए है। गान विधि षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, तीन सामवेद में है। समगान और यज्ञ संगीत का विस्तार इन्हीं ग्रंथों में पाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण समझ लेते हैं। यजुर्वेद के दो रूप हैं, कृष्ण काला और शुक्ल सफेद। कृष्ण कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष होता नहीं है, वैसे कृष्ण मीन्स होता है काला, ब्लैक। शुक्ल क्या होता है? सफेद। कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय ब्राह्मण है। तैतरीय ब्राह्मण में एक ग्रंथ है। यज्ञ के प्रमुख सिद्धांत इसी में दिए गए हैं और कृषि और सामाजिक नियम भी दिए गए हैं, मतलब कैसे कृषि की जाती है, सामाजिक तौर पर कैसे चाहिए, और बहुत बहुत सारे और भी कई सारे नियम हैं। ये मत करने लगना कि इसको पढ़ने के लिए आप किताबें खरीद के रखो, पढ़ना शुरू। यहाँ आपका एसएससी और रेलवे का सिलेबस है इतना बड़ा है, ठीक है, इसलिए बस इसको मतलब याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुक्ल यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण ये सबसे प्रसिद्ध है और सबसे विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ भी है। सतपथ ब्राह्मण कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रंथ है, तो कौन सा है? सतपथ ब्राह्मण, ये सबसे प्रसिद्ध है, सबसे विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था का विस्तार इसी में दिया गया है। मतलब वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जन्म के आधार पर, किसके आधार पर? जन्म के। अग्निशोम, अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ ही होते हैं, आपको पता होगा। अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता है? अग्नि, सोम और वाजपेयी। ठीक है, राजता, धर्म और सामाजिक न्याय नियम भी इसी में है, और विद्युत ज्ञान और गणना ब्राह्मण विज्ञान इसी ग्रंथ में, और बृहदारण्यक उपनिषद और इससे और भी संबंधित जो ग्रंथ हैं, इसमें इन सारी चीजों के क्या है? उल्लेख किए गए। ना दोस्तों क्लियर हो? ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम थोड़ा समझने के बाद सोचते हैं कि प्रमुख दर्शन व रचयिता, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रमुख दर्शन व रचयिता। प्रमुख दर्शन व रचयिता, पहले एक तरफ आप डाल लीजिए दर्शन, इधर डालिए क्या? दर्शन, और एक तरफ डाल लीजिए प्रवर्तक। क्या डालेंगे? प्रवर्तक। अब एक एक करके आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला है योग, क्या है? योग। तो योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। कौन है दोस्तों? कौन है? पतंजलि। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, या निम्न में से प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों उत्तर मीमांसा, कौन है? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। कौन है? बादरायण। से क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बादरायण, बादरायण। और इसके बाद दोस्तों है चार्वक। चार्वक, चार्वक। कौन है? चार्वाक, चार्वाक। इन्हें इन्हें क्या कहा जाए? भौतिकवाद का, भौतिकवादी भी ये था, ठीक है। कौन था? भौतिकवादी, भौतिकवादी। इसके प्रवर्तक कौन है? चार्वाक। वही लिखेंगे, सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग में अगर भी थोड़ा सा मैं जो है लिखने में थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आपको बढ़िया लिखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लिखे चार्वाक, राइटिंग में जो है हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। चार्वाक। इसके बाद दोस्तों है, क्या है? वैशेषिक, वैशेषिक। मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखते जाइए। कड़ाद। इसके प्रवर्तक कौन है? कड़ाद है। वैशेषिक के प्रवर्तक कड़ाद है। इसके बाद दोस्तों है पूर्व मीमांसा। कौन है?
पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, कौन है? जैमिनी, ठीक है? पूर्व मीमांसा के कौन? जैमिनी प्रवर्तक है। इसके बाद सांख्य के कौन है? कपिल मुनि। एक है सांख्य, क्या है? सांख्य कौन? सांख्य के कौन है? कपिल मुनि, कपिल मुनि, ठीक है? और दोस्तों लास्ट है न्याय, इधर लिख दूं मैं? इधर, चलो इधर लिख देता हूँ, न्याय। न्याय के प्रवर्तक है दोस्तों गौतम, कौन है? गौतम। तो ये दोस्तों कुछ आपके प्रमुख दर्शन व रचयिता थे, इनको आप याद में रखें, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आते भी। अगर आप इतना कर लिए हैं तो परफेक्ट है। आज का जो हमारी क्लास थी, आज हमने जितना भी हमसे हो सका उत्तर वैदिक काल में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थी, हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चीजें थी और भी कुछ चीजें थी, हमने कवर कर ली है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है? अगर क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज, चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर क्लास आपको बहुत ही पसंद आई है तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ें और वो भी मजा लेते रहें। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। हम दोस्तों अब एक क्लास हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए स्टैटिक का पोर्शन भी शुरू करेंगे, और जल्दी से जल्द आप 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। कितने? 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। हम आपको मॉर्निंग में क्या करेंगे दोस्तों? मॉर्निंग आपको करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे, या आपको हम, अगर आप कह देंगे तो हम आपको इम्पोर्टेंस वाले स्पीड बूस्टर्स एक तरीके की सीरीज चालू कर देंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों? और हम स्टैटिक जी का शुरू करेंगे, फिर धीरे से, अभी ये हिस्ट्री चल रहा है, हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देने वाले हैं, ठीक है? ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आपको दोस्तों पूरी मैपिंग के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।